ईरान और अमेरिका के बीच का जो तनाव है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात जैसा है। और मजे की बात यह है कि इस बिसात पर हर चाल, हर मोहरा ऐसा लगता है जैसे किसी एक ही शख्स की परछाई के इशारे पर चल रहा हो। और इस बिसात के बीच में ना तीन बहुत बड़े सवाल हैं जो दशकों से गूंज रहे हैं। पहला, क्या ईरान सच में एक न्यूक्लियर बम बनाने की दहलीज पे खड़ा है? दूसरा, अगर हां, तो क्या ये इजराइल के वजूद के लिए ही एक खतरा बन जाएगा? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका ने ईरान पर इतने सालों से ये सख्त पाबंदियां लगा क्यों रखी हैं? अब देखिए, सवाल तो बहुत उलझे हुए हैं, है ना? लेकिन इनका जवाब वो उतना ही दिलचस्प है। पता है क्यों? क्योंकि इन सभी सवालों की जो चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के हाथ में है, और वो है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। मतलब आज की पूरी कहानी असल में इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए, आज जो टकराव हम देख रहे हैं उसकी वजह समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। हमें उन पन्नों को पलटना होगा जहां से इस गहरी दुश्मनी की जड़ें पनपना शुरू हुई थी। तो कहानी शुरू होती है साल 1979 से। ईरान में एक जबरदस्त इस्लामी क्रांति हुई। अमेरिका के करीबी माने जाने वाले जो शाह थे, उनकी हुकूमत का तख्ता पलट हो गया। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? वजह थी लोगों का गुस्सा। उन्हें लगता था कि शाह पश्चिमी ताकतों की कठपुतली बन चुके हैं और उनका शासन बहुत दमनकारी है। इसके बाद जो नई इस्लामिक सरकार बनी, उसका तो मूल मंत्र ही था पश्चिमी दखलंदाजी से पूरी तरह दूरी। और फिर जब 1989 में अली खामेनेई सुप्रीम लीडर बने, तो उन्होंने इसी एंटी वेस्टर्न सोच को, आप कह सकते हैं कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी की बुनियादी बना दिया। अच्छा, यहां एक और सवाल उठता है जो समझना बहुत जरूरी है। ईरान में आखिर असली पावर है किसके हाथ में? क्या वो चुने हुए राष्ट्रपति के पास है या फिर किसी और के पास? अगर ये समझ आ गया तो पूरा खेल समझ आ जाएगा। देखिए, ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है ना, वो एक तरह से दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ तो राष्ट्रपति हैं जो इलेक्शन से आते हैं और सरकार का रोजमर्रा का कामकाज देखते हैं। लेकिन जो असली और आखिरी फैसले लेने की ताकत है, वो सुप्रीम लीडर के पास है। वही सबसे ऊपर है। जरा यहां नजर डालते हैं। सुप्रीम लीडर की शक्तियां सिर्फ कहने भर के लिए नहीं हैं, बल्कि असल में बहुत ज्यादा हैं। ईरान की आर्मी और उसकी सबसे ताकतवर फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड सीधे उनको रिपोर्ट करती हैं। देश की विदेश नीति क्या होगी, इस पर आखिरी मुहर भी वही लगाते हैं। मिसाल के तौर पर जब 2015 की न्यूक्लियर डील पर बातचीत हो रही थी, तो उसे फाइनल मंजूरी खामेनी ने ही दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका या इजराइल को लेकर ईरान जो भी सख्त रवैया अपनाता है, वो सीधे सीधे खामेनी की सोच का ही नतीजा होता है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे विस्फोटक और सबसे विवादित हिस्से पर, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। सच तो यह है कि पिछले 20 सालों से ये पूरा जियोपॉलिटिकल ड्रामा इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी की बात करें, तो वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। कभी लगता है कि अरे वाह, सब ठीक हो गया, तो कभी लगता है कि बस अब जंग होने ही वाली है। साल 2015 में एक ऐतिहासिक डील हुई थी, जिसे JCPOA कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने पर राजी हो गया, और बदले में अमेरिका और बाकी दुनिया ने उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने का वादा किया। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका ने यह कहकर डील तोड़ दी कि ये ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को नहीं रोकती और मिडल ईस्ट में उसकी दखलंदाजी पर लगाम नहीं लगाती। मतलब डील काफी नहीं है। इसके जवाब में ईरान ने भी पाबंदियां तोड़कर तेजी से यूरेनियम को एनरिच करने का काम फिर से शुरू कर दिया। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी डिलेमा। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब एक पड़ोसी अपनी सेफ्टी के लिए गेट पर एक बड़ा मजबूत सा ताला लगा लेता है, लेकिन दूसरा पड़ोसी इसे खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है कि अरे ये क्या कर रहा है, तो वो जवाब में अपने घर के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी कर लेता है। और बस यहीं से शुरू हो जाती है एक होड़ जो कभी खत्म नहीं होती। ईरान, अमेरिका, इजराइल के मामले में ना बिल्कुल यही हो रहा है। एक और बात जो समझनी बहुत जरूरी है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई कोई आमने सामने की जंग नहीं है। ये एक पर्दे के पीछे की जंग है, जिसे एक्सपर्ट्स की भाषा में शैडो वॉर और प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। तो ये शैडो वॉर क्या है? इसका मतलब होता है सीक्रेट ऑपरेशंस, जिनसे दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया जाए और सीधी जंग भी ना छिड़े, जैसे कि साइबर अटैक करना या फिर किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाना।
इजराइल पर अक्सर ईरान के खिलाफ ऐसे ऑपरेशंस करने के इल्ज़ाम लगते रहे, जैसे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या करना या फिर स्टक्सनेट जैसे कंप्यूटर वायरस से उनके न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की कोशिश करना। दूसरी तरफ है ईरान की रणनीति। वो इसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपने दुश्मनों से अपनी जमीन पर मत लड़ो, बल्कि दुश्मन की जमीन के पास या फिर किसी तीसरे देश में लड़ो। और इस रणनीति को अंजाम देने के लिए ईरान करता क्या है? वो प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक पूरा नेटवर्क इस्तेमाल करता है। मतलब ईरान इन ग्रुप्स को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब कुछ देता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती, ये इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इन ग्रुप्स के जरिए ईरान मिडिल ईस्ट में अपना असर बनाए रखता है और लड़ाई को अपनी सरहदों से हमेशा दूर रखता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आगे क्या होगा? क्या ये टकराव किसी बड़ी और भयानक जंग की तरफ बढ़ रहा है, या फिर बातचीत और समझौते की कोई उम्मीद अभी भी बाकी है? देखिए, मोटे तौर पर ना 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला तो ये कि स्टेटस को बना रहे, यानी जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। ये शैडो वॉर और ये प्रॉक्सी लड़ाइयाँ सब जारी रहें। ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि फिलहाल यही सबसे ज्यादा मुमकिन है। दूसरा रास्ता है डिप्लोमेसी का, यानी बातचीत से एक नई न्यूक्लियर डील हो जाए, जिसकी उम्मीद कह सकते हैं कि फिलहाल तो कम है। और तीसरा, सबसे खतरनाक रास्ता, कि कोई एक छोटी सी गलती इस तनाव को एक बड़े रीजनल वॉर में बदल दे। लेकिन इस पूरे तनाव और अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, और वो ये कि अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों ही पक्ष ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक सीधी जंग हुई तो उसकी कीमत कितनी भयानक होगी, और उस तबाही से हर कोई बचना चाहता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये सिर्फ देशों का झगड़ा नहीं है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, इतिहास की लड़ाई है और ताकत के संतुलन की लड़ाई है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले कल का रास्ता डिप्लोमेसी यानी बातचीत की टेबल से निकलेगा या